आवाज आ रही है सुषमा? क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक सेकंड। ठीक है। देखो, सबसे पहले जेरमी बेंथम समझेंगे। हाँ, जॉन लॉक को दो दो ही में पढ़ना है। एक तो उनका लिबर्टी पढ़ना है, उनका इंडिविजुअल लिबर्टी पढ़ना है, और उसके बाद और भी एक टॉपिक में पढ़ना है। तो दोनों को मैं मिक्स करके लाई हूँ, सिर्फ कम टू द पॉइंट लाई हूँ, बट कुछ छूटा नहीं है, बट ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, देखो, सबसे पहले सबसे पहले जेरमी बेंथम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? जेरमी बेंथम क्या देते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म। अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे तो जॉन लॉक्स नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले इसको समझना है। पहले मैं इसको समझा भी चुकी हूँ, तो ये पहले समझो कि जेरमी बेंथम जो है ना, वो क्या देते हैं? एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या है? ये एक फिलोसफिकल थ्योरी। ठीक है ना? किस चीज पर बेस्ड है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेजर एंड पेन पर बेस्ड। ठीक है? जेरमी बेंथम को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर कौन है, तो आंसर हो जाएगा जेरमी बेंथम। ठीक है? तो इनका कोर आइडिया क्या है? आखिर यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, इसका कोर आइडिया है प्लेजर एंड गुड। प्लेजर मतलब क्या? गुड। ठीक है? प्लेजर का मतलब अच्छा, जब इंसान को अच्छा लगता है, गुड लगता है। ठीक है? और पेन का मतलब दर्द, यानी खराब, जब इंसान को खराब लगता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता है कि जो प्लेजर है ना, इंसान को प्लेजर को परस्यू करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि प्लेजर हम लोगों को हैप्पीनेस देती है। ठीक है? प्लेजर क्या देती है? हैप्पीनेस देती है। और पेन को ना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कि पेन जो है ना, वो हम लोगों को सफरिंग देती है। ठीक है? तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि प्लेजर को परस्यू करो, बिकॉज प्लेजर तुमको हैप्पीनेस देती है, और पेन को अवॉइड करो, बिकॉज की पेन जो है ना, वो तुमको सफरिंग देती है, तुमको दुख तकलीफ पेन देती है। ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला? बैंथम आर्ग्यू करते हैं कि प्लेजर जो है ना, प्लेजर यानी जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, उसको हम लोग मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म से। इन्होंने बोला कि प्लेजर को अगर हमको मेजर करना होगा ना, तो क्या यूज करेंगे? सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म ही यूज करेंगे, बस, और कुछ नहीं। क्वांटिटेटिव टर्म से हम लोग प्लेजर को क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। तुम रिसर्च पढ़ी होगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सुषमा। और ये आप इनको नहीं पता है क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम लोग नंबर का यूज करते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और जब हम लोग किसी फीचर्स का यूज करें, जैसे कि खुशी, हैप्पीनेस, इमोशंस, है ना, जब इमोशंस वगैरह यूज करें, रुक जाओ एक मिनट, जब हम लोग नंबर का यूज करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। लेकिन जब तुम किसी इंसान के खुशी के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में जानने की कोशिश करोगी ना, तो वो हो जाएगा क्वालिटेटिव। ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, अगर आपको हैप्पीनेस को मेजर करना है, यानी प्लेजर को मेजर करना है, तो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में ही मेजर कर सकते हैं, ये बैंथम बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि ये एक कोटेशन बोलते, कोटेशन का नाम है पुष्पिन इज एज गुड एज ए पोइट्री। पुष्पिन जो है ना, पुष्पिन जो है तुम्हारा एक ये है, गेम है। पुष्पिन क्या है? एक गेम है, समझना। पुष्पिन क्या है? पुष्पिन एक गेम है। इन्होंने क्या बोला कि जो पुष्पिन है ना, रुको मैं ठीक से लिखी हूँ ना, PUSPOH छूट गया ना, एच छूट गया। ठीक है? पुष्पिन जो है ना, वो क्या है? एक गेम है। ठीक है? ये एक गेम है, ये एक गेम है। और और पोइट्री क्या है? नज्म। पोइट्री क्या होता है? पोयम। ठीक है ना? पोइट्री क्या है? एक तुम्हारा पोएम है। तो इन्होंने क्या बोला
कि अगर आप पुष्पिन खेलोगे, गेम खेलोगे और पोयम पढ़ोगे ना, तो दोनों की खुशी बराबर है। पुष्पिन जो गेम है वो बिल्कुल पोइट्री के जैसा है, ठीक है। जबकि तुम जबकि तुम एक्चुअल लाइफ में पोयम पढ़ोगे तो तुमको अलग खुशी मिलेगा, और तुम गेम खेलोगी तो अलग खुशी मिलेगा। ये ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, पुष्पिन इज एज ए गुड एज ए पोइट्री। पुष्पिन जैसा अच्छा है ना, वैसी पोइट्री भी है। इन्होंने बोला इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला ऑल प्लेजर आर इक्वल इन काइंड। इन्होंने बोला जितने भी प्लेजर है, ठीक है ना, जितने भी तरह के, मतलब कहने के मतलब अगर एक एक पर्सन है, मान लो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, इसका मैरिड हो रहा, शादी हो रहा है इसका, ठीक है, और एक यहाँ पे पर्सन है और ये क्या कर रहा है, गेम खेल रहा। इन्होंने बोला कि ये दोनों की जो हैप्पीनेस है ना, ये दोनों की प्लेजर है ना, सेम है। दोनों की प्लेजर क्या है, सेम है। मतलब तुमको शादी, ये पर्सन को शादी करने में जो खुशी मिल रहा है और इस पर्सन को गेम खेलने में जो खुशी मिल रहा है, दोनों की सेम है। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्लेजर है ना, सब इक्वल है। इसलिए हम सबको किसी करेंगे कि अगर हमको मुझे मेजर करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म। तो इन्होंने प्लेजर को क्या बोला, प्लेजर इज ए क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैटेरियलिस्टिक ऑरिजिन ऑफ प्लेजर। प्लेजर क्या है, एक मैटेरियलिस्टिक ऑरिजिन है, इन्होंने बोला। रुक जाओ, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या नाम दिया, देखो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने इसको बोला फैलिक फैलिसिफिक कैलकुलेस। इन्होंने बोला कि जो ये सब जो कैलकुलेशन हो रहा ना, जो मैंने प्लेजर को, मैंने क्या बोला कि प्लेजर जो है एक क्वांटिटेटिव टर्म है। प्लेजर को अगर मुझे मेजर करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। और पुष्पिन जो है वो बिल्कुल पोइट्री के जैसा है। फिर उन्होंने बोला कि जितने भी प्लेजर है, इंसान की जितनी भी प्लेजर है ना, सब इक्वल है। चाहे वो, मान लो कि हम लोगों का जॉब लग जा रहा है, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब लग जा रहा, और हम लोग जो गेम खेलते हैं, या हम लोग का एक छोटी मोटी गलती, क्या दोनों की प्लेजर बराबर हो सकती है। मान लो कि कोई जॉब लगा, मेरा जो ड्रीम है वो, सॉरी, मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है। और मेरा एक और ड्रीम, मेरा एक ड्रीम है कि मेरा जॉब लग गया। दूसरा कि मैं मान लो कि अपने फ्रेंड लोग से बात कर रही हूँ, मतलब फ्रेंड वो छोड़ दो, गेम आ जाओ, गेम ही ठीक लग रहा, मैं गेम खेल रही हूँ मोबाइल में। तो क्या मेरे दोनों इक्वल हो सकती है, दोनों की खुशी इक्वल हो सकती है। जॉब लगेगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से, ठीक है। गेम तो ऐसे आदमी का एक दिल बहलाने वाली चीज है, मन का भी किया तो खेल लिया मोबाइल में। तो बोल रहा है कि इस तरह के कैलकुलेशन को, पता है कैलकुलेशन को क्या बोला जाता है, बैंथन बोल रहे हैं, ये एक फैलिसिफिक कैलकुलेस है, ठीक है। ये एक ये एक फार्मूला है कैलकुलेट करने का, किसको भाई, प्लेजर और पेन को। बोला कि जो फैलिसिफिक कैलकुलेट है ना, तो ये क्या है, ये एक कैलकुलेशन फार्मूला है जिससे आप पेन और प्लेजर को नाप सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैलिसिफिक कैलकुलेट किसने दिया, तो जेरमी बेंथन ने दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बोलते हैं स्टेट को यहाँ पर, कि स्टेट का गोल क्या होगा, स्टेट का एथिकल गोल है कि स्टेट वही काम करे जिससे ज्यादा लोग खुश हो। इन्हें स्टेट का काम क्या है, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर। स्टेट का काम क्या होगा, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्टेट का काम क्या होगा, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर, ठीक है। इन्होंने ये बात बोला, समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जेरमी बैंथन का प्लेजर किस पे बेस है, देखो इधर, ये क्या बोले कि मेरा प्लेजर क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म में है बस। मतलब मैं ये बोलूंगा कि कोई पर्सन कितना खुश है तो उसको तौला जा सकता है। तुम बताओ, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वो आज बहुत खुश है, हम ये तो ये थोड़ी बोलते हैं कि वो 4 किलो खुश है, वो 5 किलो खुश है ना। जब तुम्हारा नंबर लग जाएगा तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब करेंगे, वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसका जॉब लगा, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। लेकिन जब हम ये बोलेंगे वो 4 किलो खुश है, तो वो तो यूज ही नहीं होगा 4 किलो, ये तो बिल्कुल अनलॉजिकल है। लेकिन इन्होंने एक अनलॉजिकल बात ही बोल दिया कि प्लेजर जो है ना वो क्वांटिटेटिव टर्म में ही हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेशन करना होगा, मेजर करना होगा प्लेजर को, तो हम किस चीज से प्लेजर करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में, ठीक है। तो याद रखना, जेरमी बैंथन बोलते हैं कि प्लेजर जो है ये क्वांटिटेटिव टर्म है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि पुष्पिन इज ए गुड एज ए पोएट्री। पुष्पिन जो है ना, जो पुष्पिन गेम है ना, वो बिल्कुल पोएट्री के जैसा है। तो इन्होंने बोले जितने भी प्लेजर है भाई सब बराबर है, सब इक्वल है। तो इसके लिए इन्होंने एक कैलकुलेशन दिया जिसका नाम है फैलिसिफिक कैलकुलेस। ये एक
फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, किसको, प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। फिर इन्होंने स्टेट को क्या बोला कि भाई आपका काम क्या होगा कि आप स्टेट में, है ना, आप स्टेट में वो काम करें, मान लो कि ये स्टेट है और स्टेट में आप ऐसा काम करो कि जिससे ज्यादा लोग, मान लो कि ये तुम्हारा 30% लोग है और ये तुम्हारा ये 70% लोग है, तो आप ये ऐसा काम कीजिए जिससे 70% लोग को खुशी देखे। 30% को मार दो गोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 70% लोग को खुशी होना चाहिए। तो ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर किसका कोटेशन है, तुम्हारा बैंथम का है। फिर इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई इससे क्या होगा कि मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस एंड वेलबींग। इससे क्या होगा, स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब एक स्टेट का पर्पस होगा कि वो ये ध्यान दे कि स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो हैप्पीनेस हो और वेल बीइंग रहे, मतलब अच्छी लाइफ गुजारे, अच्छी जिंदगी वो लोग गुजारे। ठीक है, अब मुझे तुम लोग बताओ इसमें से कुछ तुम लोगों को समझ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। फाउंड यूटिलिटेरियनिज्म के फाउंडर कौन है, जर्मी बेंथम। ठीक है ना, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, प्लेजर को परस्यू करना और पेन को अवॉइड करना। ठीक है, प्लेजर को किस टर्म में हम लोग, अकॉर्डिंग टू बैंथन के अकॉर्डिंग प्लेजर क्या है, एक क्वांटिटेटिव टर्म है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है पुष्पिन इज एज गुड एज ए पोइट्री। ठीक है ना, मतलब जो पुष्पिन गेम है ना वो बिल्कुल पोइट्री के जैसा ही अच्छा लगता है। अगर हम पुष्पिन भी खेलेंगे तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा जितना हम पोइट्री, मान रविंद्रनाथ टैगोर का कोई पोयम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम गेम खेले तो मेरा दोनों खुशी बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बैंथम। इन्होंने एक कैलकुलेशन दिया हैप्पीनेस और प्लेजर को नापने के लिए जिसका नाम है फेलिसिफिक कैलकुलेस। ठीक है, इन्होंने बोला स्टेट को कि आपका एक गोल होगा जिसका एथिकल गोल, तो वो क्या होगा भाई कि आप ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी मिले। अब आ जाओ हम लोग देखेंगे इनके बारे में कि जेएस मिल क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इनके बारे में जान लेंगे कि जो मिल है ना ये सफर करते, क्या सफर करते, पहले इनका स्टोरी सुनो, बहुत अच्छा स्टोरी है। जेएस मिल के जो फादर थे और तुम्हारा जेरमी बैंथम, ये लोग दोनों ही फ्रेंड थे। बैंथम, ये लिखा है क्यों नहीं रहा, बैंथम, बैंथन और उनके फादर, कौन, जेएस मिल, उनका नाम था जेम्स मिल। ठीक है ना, इनके फादर AFTHR फादर, हाँ, इनके फादर दोनों ही फ्रेंड थे। तो इन्होंने क्या किया, जेएस मिल को खुद से ही पढ़ाया घर में, घर पर ऐसा पढ़ाया, मतलब उनको इतना तेज कर दिया ना, मतलब इस कदर, मतलब कि एक 8 साल का बच्चा को ग्रीक लैंग्वेज सिखा दिया उस टाइम में। मतलब जो जो बच्चा लोग, मान लो अभी हम लोग क्या है, मतलब मैं अभी हम लोग अडल्ट हैं तो हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कूल बुक को पढ़ने की एबिलिटी है ना, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी का बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन मिल मिल जब तुम्हारा 11-12 में था ना, उसके फादर जैमी बैंथन ने उसको इतना तेज कर दिया था पढ़ने में कि वो कॉलेज का बुक को पढ़ाई कर रहा था, 11-12 के क्लास में वो यूनिवर्सिटी के बुक को पढ़ रहा था, सोच लो, इतना उसको तेज कर दिया था पढ़ने में। उसके बाद बैंथन और उसके फादर ने मिलके क्या किया था, उनको इतना तेज कर दिया ना, जेम्स मिल को इतना तेज कर दिया पढ़ने में कि वो एरिस्टोटल और प्लेटो का बुक को पढ़ रहे थे ग्रीक लैंग्वेज में। इतना पढ़े कि उनका क्या हुआ कि जब वो 20 एज ईयर, मतलब जब उनका एज हुआ ना 21 ईयर, तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो नर्वस जब ब्रेक डाउन हो गया तो फिर यहाँ पर भी एक स्टोरी है कि ये वर्ड्सवर्थ का पोएट पढ़ते हैं तो फिर ये ठीक हो जाते हैं आस्ते आस्ते करके। तब मतलब जब इनका नर्वस ब्रेक डाउन नहीं हुआ था तो ये जेरमी बैंथन को मानते थे, उनका हर बात को फॉलो करते थे। लेकिन जब जैसे ही इनकी लाइफ में एक इनकी गर्लफ्रेंड बोलो, इनकी फ्रेंड बोलो, हैरियट टेलर आती है ना, तो इनका लाइफ चेंज हो जाता है और वर्ड्सवर्थ की पोएट ये पढ़ते हैं, तो उस तरह से इनका जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है ना वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टोरी खत्म। जब मैं नेट का सिलेबस पढ़ाती हूँ तो पूरा स्टोरी पढ़ाती हूँ, ये तो छोटा, मतलब मुझे तो थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाना पड़ेगा तो इस वजह से इतना नहीं सुना रही हूँ, खाली इतना सुनो कि जब ये 21 ईयर इनकी एज थी तो इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि इनके लाइफ को इस तरह से मतलब मैनेज किया गया था ना इनके फादर और बैंथम के थ्रू, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन ना उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। मतलब एक छोटा सा बच्चा, 8 क्लास का बच्चा ग्रेजुएशन का पढ़ाई करेगा तो वो कैसे अपना माइंड को कैरी कर पाएगा, तो इस वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। ठीक है ना, मैं मेन बात पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, ये निगेटिव लिबर्टी के चैंपियन थे, ये नेगेटिव लिबर्टी के चैंपियन थे। मतलब चैंपियन का मतलब क्या, कि ये सपोर्ट करते थे नेगेटिव लिबर्टी को। ठीक है, उसके बाद इनका भी एक कोटेशन है जो कि हम लोग अभी हम बताएंगे, कोटेशन का मतलब क्या है, रुक जाओ।
एक सेकंड रुक जाओ, ये आ क्यों नहीं रहा। हम्म, मुझे ये डिलीट करना है तो तुम्हें समझा रही हूँ इसका मतलब क्या है। कोटेशंस का मतलब मैं समझा रही हूँ, समझो। देखो क्या हुआ कि जैसे इन्होंने अब बुक लिखा, देखो इन्होंने बुक लिखा, इन्होंने क्या किया, बुक लिखा। किस पे बुक लिखा, इनकी ये बुक है यूटिलिटेरियनिज्म्स। ये बुक कब लिखी गई थी, 1863 में। लेकिन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बैंथम ने दिया था, ठीक है। लेकिन बुक किसने लिखा था, तो जेस मिल। जेस मिल जो वो बुक लिखे, क्या लिखे, यूटिलिटेरियनिज्म्स। कब लिखे, 1863 में। इस बुक में इन्होंने क्या बोला, इट इज ए बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड। आवाज नहीं आ रही है क्या तुम लोगों को, आवाज आने में प्रॉब्लम हो रही है क्या, हेलो। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है ना, नहीं आफरीन चली गई ना तो इसलिए मुझे लगा। ठीक है, देखो समझना, ये क्या बोल रहे कि, देखो ये समझना, एक पिक्चर देखो, ये रुको तो थोड़ा सा मुझे इसको जरा से इरेज करने दो। हम्म, देखो समझना, इन्होंने क्या बोला, मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, और ये क्या है, डिससेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई, फेस देखो डिससेटिस्फाई वाला है। इट इज ए बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाई, बोल रहा है कि मैं डिससेटिस्फाई ह्यूमन बींग पसंद करूंगा। मैं ये पसंद करूंगा कि मैं एक डिससेटिस्फाई ह्यूमन बींग हूं, मैं ये पसंद करूंगा, ठीक है। लेकिन एक पिग, पिग, PIG, पिग, लेकिन मैं पिग सेटिस्फाई को पसंद नहीं करूंगा। पिग का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है, मैं पिग सेटिस्फाई को पसंद नहीं करूंगा। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगी क्या है। ये तो मैं मानूंगा कि ठीक है मैं डिससेटिस्फाई हूं, लेकिन मैं एक ह्यूमन बींग हूं, मैं इसको मानूंगा। और मैं एक पिग बन जाऊं और पिग बनकर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मैं इसको नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इट इज ए बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाई। ठीक है मैं डिससेटिस्फाई हूं, लेकिन मैं एक ह्यूमन बींग तो हूं ना। लेकिन मैं सेटिस्फाई होकर पिग कहलाऊं, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बोला, बेटर टू बी सेक्रेटिस डिससेटिस्फाई, बोल रहा है कि मैं एक सेक्रेटिस बन जाऊं। सेक्रेटिस पता है ना कौन, तुम्हारा ये प्लेटो का ये टीचर। मैं एक सेक्रेटिस बन जाऊं, लेकिन मुझे सब लोग क्या बोलेंगे, डिससेटिस्फाई, वो मुझे पसंद है, ठीक है। मुझे सब सेक्रेटिस बोले, लेकिन कौन वाला सेक्रेटिस बोले, डिससेटिस्फाई, मुझे ये भी पसंद है। मतलब यहाँ पे बोला कि लोग मुझे डिससेटिस्फाई बोले, मुझे पसंद है। लेकिन कोई मुझे फुल सेटिस्फाई बोले, बेवकूफ वाला सेटिस्फाई बोले, मैं ये नहीं पसंद करता हूँ। कोई मुझे फुल सेटिस्फाई बोलेगा ना, ये वाला बात मैं नहीं पसंद करूंगा। मैं इन दोनों को तो नहीं पसंद करूंगा, है ना। मैं पिक सेटिस्फाइज और फुल सेटिस्फाई को नहीं पसंद करता हूँ। मैं किसको पसंद करता हूँ, मैं ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाई को पसंद करता हूँ, सेक्रेटरीज डिससेटिस्फाई को पसंद करता हूँ, ये मैं पसंद करूंगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे वो क्या बोल रहे हैं, बैंथम ने क्या बोला, बैंथम ने बोला कि पुष्पिन, पुष्पिन क्या है, एक गेम है। और गेम किसके बराबर है, बिल्कुल पोइट्री के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये बात को नहीं मानूंगा। आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई गेम खेल रहा उसको वो डिजाइन मिलेगा, और जो पोइट्री पर है वो डिजाइन मिलेगा, है। पुष्पिन गेम कैसे हो सकता है, सॉरी, पुष्पिन जो है पोइट्री कैसे हो सकता है। हम लोग जब रविंद्रनाथ टैगोर का पोइट पढ़ते हैं तो हम लोगों को एक अलग फीलिंग आती है। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो अलग फीलिंग होती है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि दोनों की फीलिंग सेम है। बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, आप जो बात बोल रहे हैं ना, ये क्या है, ये एक पिग सेटिस्फाई वाला बात बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर मैं आपका बात मान लूंगा ना, तो ये बात हो जाएगा पिग सेटिस्फाई, ठीक है। मतलब इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है, उस पिग
रुक जाओ। तो ये बोल रहे कि इस मैं नहीं मानूंगा। इट इज ए बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड, ये मुझे बेटर है। ठीक है, मुझे लोग डिससेटिस्फाई बोले, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये नहीं मंजूर है कोई मुझे बोले ये पिक सेटिस्फाई, ये तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई वाला बात नहीं है। पोइट्री पुष्पिन कैसे हो सकता है? या फिर एक इंसान का मैरिड होता है, शादी हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा मैरिज हो रहा है, या फिर किसी को जॉब मिला है, किसी को जॉब मिला है, तो वो गेम का बराबर कैसे हो सकता है? आप कैसे बोल सकते हैं? फिर आप इसको क्वांटिटेटिव टर्म में कैसे आप इसको मेजर कर सकते हैं? मान लो कि किसी का जॉब लगा, तो हम जॉब लगा तो वो खुश होगा, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो 4 किलो खुश है। हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म में कैसे करेंगे? हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब क्या, मुझे उसको नापना पड़ेगा किलो में, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना खुश है? 1 किलो खुश है, 2 किलो खुश है, 3 किलो, हम लोग ऐसे नापते हैं। बताओ, ये तो पिक सेटिस्फाई हो गया। अगर किसी का जॉब लग गया, ठीक है, मान लो मेरा जॉब लगा, तो मैं पूरा खुश हो जाऊंगी। तो मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि जेबा है ना 4 किलो खुश है या 5 किलो खुश है, ये नहीं बोलेगा, बोलेगा आज वो बहुत खुश है। तो आप कैसे बोले कि ऑल जितने भी खुशी होती है सबको इक्वल ही मेजर करेंगे? कैसे? जब कोई जब कोई ना जिसको जॉब मिलता है तो हम लोग बोलेंगे देखो आज ये बहुत खुश है ना, हद से ज्यादा ये खुश है, ये बात बोलेंगे। तो ये बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये वाला सेंटेंस ये बोलते हैं उनको, जेरमी बेंथम को क्रिटिसाइज करने के लिए इन्होंने ये यूज किया। अगर ये कोटेशन आए कि इट इज ए बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाई बिग सेटिस्फाई, दोनों में से कोई एक ही आएगा। दोनों कोटेशन मिला हुआ है एक्चुअल में, लेकिन एक एक करके आता है। ठीक है, कि सेक्रेटरी डिससेटिस्फाई किसने दिया? तो जेरमी बेंथम ने दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, थॉमस कार्लाइल, वो जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, किसको क्रिटिसाइज करते हैं? जे एस मिल को क्रिटिसाइज करते हैं। जे एस मिल को क्रिटिसाइज करके क्या बोलते हैं कि इनकी जो फिलॉसफी है ना वो पिग फिलॉसफी है। इन्होंने यूटिलिटरिज्म को ही क्रिटिसाइज कर दिया, और क्रिटिसाइज करके बोला इन लोगों की जो यूटिलिटरिज्म है ना वो पिग फिलॉसफी यार, कुछ नहीं है। तो एग्जाम में मैं इसलिए बताऊंगी, इससे प्रीवियस से क्वेश्चन आया है, इससे नहीं आया, मतलब मैं अभी दिखाऊंगी किससे आया है। तो थॉमस कार्लाइल क्रिटिसाइज करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, ये बोल के कि ये एक पिग फिलॉसफी है। और सी एल वाइपर जो है वो बोलते हैं कि मिल जो है वो एक रेलिकेंट डेमोक्रेट है। अभी मैं इसका मतलब भी बताऊंगी रेलिकेंट डेमोक्रेट का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद इनकी एक बुक है जे एस मिल की, द फिलोसफी ऑफ जे एस मिल। इस बुक को रिचर्ड पॉल एंचर्स ने लिखा था 1953 में। ठीक है, अब ये देखो इससे ना क्वेश्चन आया हुआ, मैं दिखा रही हूँ। 2016 का ये क्वेश्चन है कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी के बारे में कौन बोलता है? एक तो ये, अभी एक और दिखाऊंगी, वहां से भी क्वेश्चन आया। देखो, मिल जो है ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे? इन्फ्लुएंस बाय एलेक्स दे टैगविले। टैगविले से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। क्यों? क्योंकि टैगविले ने एक बुक लिखा था, ये बुक को रटना है तुम लोग को, ठीक है ना, रेड से हाईलाइट क्यों नहीं रटना है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। इन्होंने बुक दिया था डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, टैगविले ने दिया था। इस बुक में टैगविले ने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी। अब इसका एक कॉन्सेप्ट सुनो, अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और अगर तुम्हारा नाम में ये ऑप्शन में टैगविले हो, एलेक्स एलेक्स दे टैगविले हो, तो हम आंसर मारेंगे ये। अगर एलेक्स दे टैगविले ना हो तब हम मारेंगे जेएस मिल। ठीक है, तब मारेंगे जेएस मिल, ये बात माइंड में रख लेना। इन्होंने क्या बोला कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये बुक याद करना है। इस बुक में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट का नाम है तुम्हारा द ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी। द ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी का मतलब इसको मैं ऊपर ऊपर बता रही हूँ कि एलेक्स दे टैगविले को डर था कि अगर मैं तुम्हारा मेजोरिटी के हाथ में अगर डेमोक्रेसी चल जाएगी ना तो वहां पे ना ट्रायनी आ जाएगी। ठीक है, और यही डर मिल को भी हुआ, यही डर मिल को भी हुआ, यही खौफ मिल को भी हुआ कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी हो सकती है अगर तुम्हारा कॉमन लोगों या कॉमन पीपल के पास पावर गया, तो हो सकता है कि वो लोग तो ज्यादा रहेंगे, उन लोगों का वो लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि इनका अकॉर्डिंग सोसाइटी में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, कम पढ़े, ज्यादा तुम्हारा पढ़े लिखे लोग नहीं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है,
एडुकेटेड लोग जो है ना वो कम है, और जो नहीं पढ़े लिखे वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो उनके हाथ में अगर पावर जाएगी ना तो वो मेजोरिटी में होंगे, तो ट्रायनी हो जाएगी, ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी हो जाएगी। तो मिल को भी इस बात का डर था कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी हो जाएगी, इसलिए इनको रैलिक एंड डेमोक्रेट बोला था। एक जगह तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक जगह फिर ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी का भी डर है, तो इनको इसलिए रैलिक एंड डेमोक्रेट बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने किससे इन्फ्लुएंस लिया था, तो टैगविले से लिया था, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया कि मिल इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, एलेक्स दे टैगविले से वो इन्फ्लुएंस थे। टैगविले का बुक का नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। ये बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ट्रायनी ऑफ द मेजोरिटी, और इस कॉन्सेप्ट को मिल भी दिया था क्योंकि मिल को भी डर था कि ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी हो सकता है। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पर, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे, ठीक है। दिख रहा तुम लोग को, दिख रहा है कि नहीं बताओ पहले मुझे, दिख रहा है कि मैं बड़ा करूं, दिखना ना दोनों आदमी को, ठीक है। हाँ देखो, अब यहाँ पे समझो, एक मिनट देखो, अब एक एक समझाएंगे। देखो इनका तीन कॉन्सेप्ट है। एक तो यूटिलिटेरियनिज्म को अच्छे से समझना है कि इनका यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ठीक है। एक लिबर्टी को समझना है, ये तुम लोगों का टॉपिक में है अलग से, और ये दो मतलब ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने क्या बोला, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्होंने बैंथम को क्यों क्रिटिसाइज किया। जे एस मिल क्रिटिक्स करते हैं किसको, बैंथम को। ये आर्ग्यू करते हैं कि प्लेजर डिफर है क्वालिटी एंड क्वांटिटी से। प्लेजर का मतलब क्या है, हैप्पीनेस। बोले कि बिल्कुल डिफरेंट है। कभी आप किसी चीज के लिए खुश होते हैं, कभी आप किसी दूसरी चीज के लिए खुश होते हैं, है ना। तो प्लेजर को हम क्वालिटेटिव टर्म में भी मेजर कर सकते हैं और प्लेजर को हम क्वांटिटेटिव टर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, मिल्क का जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, ये दोनों चीज पर बेस्ड, ठीक है ना। ये क्वालिटेटिव भी है, जबकि वो क्या बोलते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव है ना। ये क्वालिटेटिव भी है और क्या है तुम्हारा, क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे कि प्लेजर में दोनों होती है, प्लेजर इज बोथ, प्लेजर में दोनों है। प्लेजर में क्वालिटेटिव टर्म भी होता है और एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। यानी मिल क्या बोल रहे हैं, जे एस मिल बोल रहे हैं कि मेरा जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, इसमें अगर हमको प्लेजर को मेजर करना होगा ना तो दोनों ही टर्म में करेंगे। मतलब मेरा यूटिलिटेरियनिज्म क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। जबकि बैंथम ने क्या दिया था, बैंथम ने सिर्फ तुम्हारा क्वांटिटेटिव टर्म में बोला था, है ना। उनका जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो किस पे है, क्वांटिटेटिव में है। जबकि जेएस मिल में दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। मुझे बताओ समझ में आया कि जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, बताओ क्या है, तुम लोग मुझे बताओ। जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म, हाँ दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, ठीक है। इसलिए वो बेंथम को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपका जो प्लेजर में दोनों चीजें, मतलब प्लेजर का मतलब क्या, यूटिलिटेरियनिज्म है ना। तो यूटिलिटेरियनिज्म में दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। जबकि बेंथम क्या बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ प्लेजर इज ए क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। समझ में आ गया दोनों का, ये वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, इनका बुक का नाम को तुमको रटना है, ये वाला ऑन लिबर्टी, 1859 की बुक है, रट लो इसको। बुक का नाम क्या है, ऑन लिबर्टी। कब की बुक है, 1859। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, डिजायर ऑफ समबडी टू परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर कोई एक पर्सन अपनी मर्जी से, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग अगर कोई काम कर रहा है, यानी वो उसको लिबर्टी मिला हुआ है। मान लो कि ये पर्सन है, ठीक है, और ये अपने डिजायर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो इसको मन आ रहा है वो कर रहा है, तो मिल के अकॉर्डिंग इसको लिबर्टी मिली हुई है।
लिबर्टी का ये डिफिनेशन याद करना है कि डिजायर ऑफ समवन टू परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी के चैंपियन थे। निगेटिव लिबर्टी के हम क्या बोले कि ये सपोर्टर है निगेटिव लिबर्टी। अब निगेटिव लिबर्टी किसको बोलते हैं? जो निगेटिव लिबर्टी उसको बोलते हैं जो इंडिविजुअल को 100% पावर दे दे। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल को 100% पावर दे देता है ना, उसको बोला जाता है तुमको नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, तो ये एक चैंपियन थे किस चीज के? इंडिविजुअल लिबर्टी के। और अब ऊपर भी हम पढ़ाए थे कि ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इनको देखना, इनका जो प्रिंसिपल है ना, ये फिर डाइवर्ट हो जाएंगे अपने प्रिंसिपल से। ये तो अभी बोल रहे हैं कि हाँ एक इंडिविजुअल को हर काम करने के लिए वो फ्री है ना। डिजायर ऑफ समबडी टू परफॉर्म वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई एक पर्सन अपने डिजायर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए आजाद है, जो मैंने करो, है ना। ये बोले कि इंडिविजुअल लिबर्टी है, इंडिविजुअल को हर तरह का लिबर्टी दे दो। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो बिल्कुल फ्रीडम है अपने हर परफॉर्म को करने के लिए अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, देखो यहाँ पे देखो, हार्म प्रिंसिपल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रिंसिपल किसने दिया? हार्म प्रिंसिपल। तो जेएस मिल। हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो जेएस मिल। अब यहाँ पे आओ, इन्होंने क्या बोला? देखो, लिबर्टी बोलो या इनका एक्शन बोलो, जो भी बोलो एक ही बात होगा। अगर एग्जाम में लिबर्टी करके पूछे तो लिबर्टी आंसर होगा, एक्शन करके पूछे तो एक्शन पूछे। इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन एक्शन की 2 टाइप होती है, या लिबर्टी की 2 टाइप होती है। इन्होंने क्या बोला कि इंसान यानी ह्यूमन, इंसान की 2 एक्शन है। ठीक है, एक का नाम है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा का नाम है अदर। चलो आओ देखते हैं, देख लो। एक हो गया एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, ये एक नंबर। इन्होंने बोला ह्यूमन जो होते हैं ना, इंसान होते हैं ना, उसके 2 तरह के एक्शन है, या 2 तरह की लिबर्टी भी तुम बोल सकती हो इसको। ठीक है ना। और दूसरा का नाम है अदर रिगार्डिंग। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक्शन दैट इफेक्टेड बाय ओनली द इंडिविजुअल। बोला कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में मान लो कि ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एक घर है और इस घर में एक ये पर्सन बैठा हुआ है और स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये करने के लिए आजाद है, कुछ भी करे। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में बोल रहा, घर में बैठ के आप कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करेगी, स्टेट नो इंटरफेयर, फुल पर्सन फ्रीडम, फुल पर्सनल फ्रीडम है, जो करो अंदर बैठ के जो करना है करो। तुम्हारा ऐसा काम, तुम्हारा ऐसा एक्शन जिससे तुमको नुकसान हो, किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो, तब तुम आजाद हो, जो करो। तुम ड्रिंक पियो ना, तुम ड्रिंक पी रहे हो तो तुम किसी को नुकसान नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम ड्रिंक पी रहे हो घर में बैठकर, तुम ड्रिंक पी रहे हो ना घर में बैठ के, मान लो कोई पर्सन घर में बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तुम्हारा पूरा तुम्हारा हेल्थ खराब होगा, मुझे क्या। ये तुम्हारा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, जो करना है करो, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। सुन लो, पहला पहला एक्शन का नाम है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जो करना है करो, ड्रिंक पियो, स्मोकिंग करो, जो, लेकिन कहाँ करना है? घर में बैठ के। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ। इन्होंने बोला कि भाई सुनो, क्या सेल्फ रिगार्डिंग में क्या हुआ कि मैं क्या बोली सेल्फ रिगार्डिंग में कि ये रूम है और एक पर्सन रूम में बैठ के, ये कोई पर्सन है रूम में बैठ के क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है और क्या कर रहा है? ड्रिंक कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो गया। क्या हो गया? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। क्यों भाई? क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, जो कर रहा अपना कर रहा है ना। लेकिन अगर ये घर से बाहर निकला, हाँ, घर से बाहर निकल के स्मोकिंग कर रहा है भाई, तो इससे क्या होगा? स्मोकिंग से लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लोगों को इफेक्ट होगा, है ना। एक, या फिर ड्रिंक पी के बाहर निकला, हो सके कार चलाए, अब कार चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। तब अगर अदर रिगार्डिंग हो गया, जब घर से बाहर निकल के आप कर रहे हैं तो ये अदर रिगार्डिंग एक्शन। क्यों? क्योंकि आप जब घर से बाहर निकले ना, ये आपका अदर रिगार्डिंग हो गया, क्योंकि ये इस एक्शन से ना, अदर रिगार्डिंग एक्शन से ना दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा, इस एक्शन से इम्पैक्ट पड़ रहा दूसरों को। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर में स्मोकिंग करोगे तो उस स्मोकिंग का धुआं दूसरे लोगों को होगा, उसको नुकसान होगा, उससे कैंसर का बीमारी होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होता है। ड्रिंक करके बाहर निकलोगे, ड्राइव करोगे तो क्या होगा? तुम गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो दूसरे लोगों को भी नुकसान होगा, है ना। तब
अगर आप अदर रिगार्डिंग एक्शन करते हैं ना, तब यहाँ पे स्टेट क्या करेगा, स्टेट कैन इंटरफेरेंस, स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा और तुमको प्रिवेंट, रोकेगा हार्म टू अदर, तो तुम दूसरे लोगों को हार्म नहीं पहुंचा सकते हो, और इसी को बोला जाता है हार्म प्रिंसिपल। अदर रिगार्डिंग को, ठीक है, कि तुम दूसरे पर्सन को नहीं, तुम ऐसा काम करो कि जो तुमको नुकसान पहुंचो, वहां पे भी तुमको कोई रोक रोक टोक नहीं है। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में ना स्टेट इंटरफेयर करेगा और तुमको प्रिवेंट करेगा हार्म टू अदर। स्टेट कैन इंटरवेंस, स्टेट इंटरफेरेंस करेगा और तुमको रोकेगा। स्टेट कौन, पुलिस आएगा तुमको रोकेगा, जेल में डालेगा, क्यों भाई, क्योंकि तुम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो अदर रिगार्डिंग जो है ना, ये हार्म प्रिंसिपल है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग किसने दिया, तो तुम्हारा लिबर्टी किसने दिया, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग किसने दिया, तो जेएस मिल ने दिया, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जेएस मिल ने दिया। ऑन लिबर्टी किसका बुक है, तो जेएस मिल का है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बोलो कौन सा एक्शन में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, जल्दी से मुझे बताओ। स्टेट कैन इंटरफेयर अदर रिगार्डिंग में या सेल्फ रिगार्डिंग में, अदर रिगार्डिंग में, अदर रिगार्डिंग में, हाँ बिल्कुल अदर रिगार्डिंग में। अब देखो, एक जगह तो वो बोल रहे कि इंडिविजुअल पूरा आजाद है, फ्रीडम है, जो मन है करो, और दूसरी तरफ आके देखो इंडिविजुअल नेगेटिव लिबर्टी इसी को बोलते हैं जो एक इंडिविजुअल को 100% पावर दे दे। लेकिन आपने तो यहाँ पे 100% पावर दिया ही नहीं, आपने तो पावर आके अदर रिगार्डिंग में छीन लिया, है ना। तो इस वजह से इनको रेलेकेंट डेमोक्रेट बोला था कि ये अपना बात से मुड़ जाते हैं, कभी ये कभी वो। लेकिन एक्चुअल में इनको पॉजिटिव लिबरलिज्म के भी थिंकर माने जाता है, ये सॉरी निगेटिव लिबरलिज्म के चैंपियन बोला जाता है। लेकिन लास्ट में आके ये पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ थोड़ा हो जाते हैं। मतलब देखो, अदर रिगार्डिंग स्टेट इंटरफेयर करा, जहां पे स्टेट इंटरफेयर करेगा तो इसका मतलब वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने हल्का फुल्का पॉजिटिव लिबर्टी को भी मतलब सपोर्ट किया था अदर रिगार्डिंग एक्शन में, है ना, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चैंपियन थे नेगेटिव लिबर्टी के। देखो, ये तुम्हारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तुम देखना 2016 का क्वेश्चन में भेज दी हूँ, सुषमा तुम देख लेना, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिल को कौन बोलता है कि मिल जो है वो है ना, वो प्रॉफिट ऑफ इम्पिटी लिबर्टी है। तो अर्नेस्ट बारकर, ये मैं नेट का सिलेबस में भी पढ़ा के रखी हूँ आरसी लोगों को, कि अर्नेस्ट बारकर जो है ना वो क्या बोलते हैं यही बात को लेके कि भाई आप सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग कुछ अलग अलग नहीं होता, सब एक होता है, ठीक है। आप जो है ना, आप कुछ नहीं है, आप प्रॉफिट ऑफ इम्पिटी लिबर्टी है क्रिटिसाइज करते हैं। अर्नेस्ट बारकर मिल को क्रिटिसाइज करके क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ इम्पिटी लिबर्टी। ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2016 का, देख लेना तुम लोग, ठीक है। ये क्या बोले कि अर्नेस्ट बारकर बोल रहे हैं कि मिल जो है ये प्रॉफिट ऑफ इम्पटी लिबर्टी है, ठीक है ना। मतलब ये कुछ नहीं है बाबा, इसका लिबर्टी खाली है, इसका दिमाग ही खाली है। ये कौन बोल रहा है, अर्नेस्ट बारकर बोल रहे हैं। देखो स्टोरी में एक बार अच्छे से बता रही हूँ। इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म में क्या किया, बैंथन को क्रिटिसाइज किया। बैंथन का जो यूटिलिटेरियनिज्म है किस पे बेस्ड है, क्वांटिटेटिव में बेस्ड है ना। इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म है क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। फिर इन्होंने एक बुक लिखा ऑन लिबर्टी जो कि 1859 की है। इन्होंने इसमें क्या बोला कि दो तरह का इंसान का एक्शन होता है, या दो तरह की लिबर्टी होती है। एक होती है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरी होती है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग में इंसान कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट कैन इंटरफेयर, उसको रोकेगा कि आप दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको हार्म प्रिंसिपल बोलेंगे। उसके बाद एक थिंकर आते हैं जिसका नाम है अर्नेस्ट बारकर, वो बोलते हैं कि मिल जो है ये प्रॉफिट है, किसका, प्रॉफिट ऑफ इम्पटी लिबर्टी। ये ना खाली लिबर्टी का प्रॉफिट है, कुछ नहीं है, बस इसके दिमाग में बस और कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब मैं डेमोक्रेसी के बारे में बता रही हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे पहले इसको इरेज करने दो। चलो आ जाओ। हेलो, आवाज आ रही है ना, हेलो। हाँ नहीं, मेरे मोबाइल गिर गए तो मुझे लग रहा आवाज चली गई क्या। अब देखो डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलते, देखो हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ लिए, लिबर्टी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने, देखो एक चीज देखो, ये ना सपोर्ट करते हैं कौन से डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं।
क्रिटिसाइज किसको करते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। ये बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, आइडियल है और कुछ नहीं। ये सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो उसको तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज किसको करते हैं? ये बोलते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, वो एक आइडियल यार, कुछ नहीं, बस एक माइंड का आइडिया और कुछ नहीं। इन्होंने बोला, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है प्लुरल वोटिंग सिस्टम। ये एग्जाम में अगर आ सकता है कि प्लुरल वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया। नेट में तो बहुत बार आया हो ये वाला कि प्लुरल वोटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जे स्मिल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? देखो ये क्या बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट। जितने भी अडल्ट है ना, उनको राइट टू वोट दिया जाए। ठीक है, इन्होंने बोला जितने भी अडल्ट है सबको राइट टू वोट दिया जाए। लेकिन जो मोर एडुकेटेड पर्सन है ना, जो मोर एडुकेटेड पर्सन है, उनको मोर वोट, उनको 2 वोट का सिस्टम दिया जाए। देखो इन्होंने बोला जो एडुकेटेड पर्सन है, जो फिलोसफर है, जो एडुकेटेड पर्सन है, वो दो, वो अगर 1 वोट देंगे ना तो उसको 2 काउंट किया जाएगा। ठीक है, उनको 2 वोट का 2। और जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल है, उसको 1 वोटिंग काउंट करो। तो इन्होंने प्लुरल वोटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। कैसे दिया? कि जो मोर एडुकेटेड पर्सन है उनको मोर वोट दो। अगर वो 1 वोट देंगे ना तो उनको काउंट करो 2 करके। ठीक है, और एक जो नॉर्मल पर्सन है, चलो अब वोट को काउंटिंग करें, मान लो कि ये एक एडुकेशन पर्सन है, तो इन्होंने जो दिया 2 है, तो हमको अगर काउंट करना होगा तो मैं बोलूंगी टोटल 3 वोट हुआ। यानी जो एडुकेटेड पर्सन है उसका 1 वोट का 2 वैल्यू, और जो नॉर्मल पर्सन है उसका 1 वोट का 1 ही रहेगा। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला गया ओपन वोटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो उतना तो समझने वाला कुछ है नहीं, बस खाली याद कर लेना। और क्या कि इन्होंने प्लुरल वोटिंग सिस्टम दिया। प्लुरल वोटिंग का मतलब क्या होता है भाई? इन्होंने बोला कि 2 तरह का वोटिंग सिस्टम होगा। एक तो जो पढ़ा लिखा लोग है सोसाइटी में, जो सोसाइटी में पढ़े, स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग होंगे, स्टेट में जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो वोट देंगे तो उसका वैल्यू होगा, है ना। जो एडुकेटेड पर्सन होंगे, जो एडुकेटेड पर्सन होंगे, उनकी वोटिंग वैल्यू होगी 2, और नॉर्मल पर्सन की वोटिंग वैल्यू होगी 1। तो हुआ ना पुलर वोटिंग सिस्टम, हुआ ना। तो इस तरह इन्होंने बोला, इन्होंने ओपन वोटिंग सिस्टम के बारे में बोला, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सपोर्ट किया, इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आइडियल बोला। जे इसमें कंप्लीट हो गया। अगर तुम लोगों को कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ। जे इसमें अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, फिर उसके बाद ये करा के मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी। कहीं पर भी सुषमा और आफरीन, कहीं पर भी तुम लोगों को लगा हो कि नहीं समझ में आया, मुझे बताओ। समझ आ गया। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, देखो अब देखो कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू भी समझाना होगा मुझे। ठीक है, कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका एक एक टॉपिक करके मैं समझा रही हूँ इसीलिए। कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया? रुको एक सेकंड, कलर चेंज कर लो। चलो देखो, कार्ल मार्क्स का एक थ्योरी था जिसको बोला गया था सरप्लस वैल्यू। ठीक है ना, इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। इसीलिए तो यही सरप्लस वैल्यू की वजह से तो ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला कि जो सरप्लस वैल्यू है ना, ठीक है, जो वैल्यू है ना, इसको क्या किया जाता है? इसको वर्कर क्रिएट करते हैं। कौन क्रिएट करता है? वर्कर, यानी प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन लाता है? ठीक है, लेबर। लेबर प्रोड्यूस करते हैं वैल्यू को। वर्कर क्रिएट वैल्यू थ्रू द देयर लेबर। वो अपने लेबर को यूज करते हैं, है ना, हार्ड वर्किंग करते हैं। और क्या करते हैं? हार्ड वर्किंग करके कंपनी में सरप्लस वैल्यू को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म क्या करता है? एक वेज दे देता है, वेज। अच्छा, सरप्लस वैल्यू और वेज दोनों डिफरेंट है, अभी मैं तो बताऊंगी वेज क्या है। वेज सिर्फ देता है उन लोगों को, सिर्फ वेज। ठीक है ना, जस्ट इनफ फॉर द वर्कर बेसिक सब्सटेंस। बस इतना पैसा देता है कि वो अपना अपना जो बेसिक लाइफ है ना, बस वो जो उनका बेसिक सब्सटेंस, मतलब उनका खा पी कर उनका गुजारा हो सके, बस। ठीक है, सिर्फ वेज देता है।
क्या करता है, सिर्फ वेज दे देता है। किसको, वर्कर को। वर्कर सरप्लस वैल्यू को क्रिएट करता है, लेकिन वर्कर को कैपिटलिज्म क्या देता है, वैल्यू के नाम पे क्या देता है, सिर्फ वेज देता है। अभी मैं वेज का मतलब बताऊंगी। अब बच क्या जाता है वेज देने के बाद, रिमेनिंग वैल्यू सरप्लस इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट एज ए प्रॉफिट। जो सरप्लस बच जाता है ना, जो सरप्लस बचता है ना, जो जो सरप्लस बच जाता है ना, जो प्रॉफिट बच जाता है ना, ये कैपिटलिस्ट लेके चल जाते हैं। ठीक है, तो दिस सरप्लस इज ए सोर्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। अब जब कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, जो सरप्लस से प्रॉफिट हुआ उसको लेके चल जाते हैं ना, तो इस तरह से वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर इतना मेहनत करके सरप्लस वैल्यू को क्रिएट करता है, उसमें से सिर्फ वेज निकाल के दे देते हैं, और जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट कैपिटलिज्म लेके चले जाते हैं। तो इस तरह जब वो लेके जा रहे हैं ना, तो इस तरह से वो वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखो अगर यहाँ पे बोला कि अगर वर्कर ने गुड से 100 उन्होंने 100 रुपया, मतलब एक तरह का एक दिन में मतलब इतना प्रॉफिट हुआ 100। ठीक है, 100 हुआ, तो 40 जो है वो क्या किए, रुक जाओ, इफ ए वर्कर प्रोडक्ट गुड द वर्थ 100 बट पेड 40 और 60 इज सरप्लस वैल्यू कीप द कैपिटलिस्ट। देखो बोल रहा है कि ये जो है ना, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, रुक जाओ, कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, 100 है, 100 रुपया तुम्हारा क्या हुआ, वर्कर जो है ना तुम्हारा, ये कैपिटलिस्ट जो है ना 40 रुपए अपने काम में लगाया। ठीक है ना, 40 रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है ना, 40 बिजनेस स्टार्ट किया, वर्कर दिन भर मेहनत किया, दिन भर मेहनत करके क्या किया, इसका जो 40 रुपए को 60 कर, मतलब 100 कर दिया, एक तरीके से 100 कर दिया, 40 को 100 कर दिया, तो यानी 60% प्रॉफिट हुआ, 60% प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को अकेला कौन लेके चल जाता है, सरप्लस वैल्यू को कैपिटलिस्ट रख लेता है। कैपिटलिस्ट ने क्या किया, 40% ही 40 रुपया लगाया। ठीक है, और वर्कर इसको दिन रात मेहनत कर कर 100 कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60% प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट में से 10% भी कम से कम तुमको देना चाहिए ना वर्कर को, लेकिन ये 60% प्रॉफिट कौन लेके चल जाता है, कौन लेके चल जाता है, कैपिटलिज्म। सिर्फ इसको वेज देता है, वेज, वेज बता रही हूँ, भत्ता जिसको बुलाता है, सिर्फ वेज। वेज का मतलब क्या, कि तुम्हारा जो मंथली है ना, मान लो कि तुमको मंथली अगर 5000 दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो बस वही देगा, तुम चाहे जितना भी प्रॉफिट करो। देखो तो इन्होंने तो ये भी तो देखो कि ये 60% तुमको मुनाफा करवाया, 60% तुमको प्रॉफिट दिलवाया। तुमने तो 40 रुपया लगाया और इसने तुमको 40 का 100 करके दिया, तो जब 100 करके दिया तो तुम्हारा 60% प्रॉफिट हुआ ना। तो तुम क्या करो, कम से कम 20% प्रॉफिट तो तुम इसको दो वर्कर को, नहीं तुम सिर्फ मंथली उठाते हो, एक वेज उठाकर दे देते हो। इस तरह तुम वर्कर का क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। ये हो गया, समझ में आ गया। अब वेज और सरप्लस वैल्यू दोनों डिफरेंट है। वेज का मतलब मंथली देना, सरप्लस वैल्यू मतलब प्रॉफिट। ठीक है, ये बात तुम लोग माइंड में रख लेना। अभी मैं इसको ये करके इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। आफिन क्या, और आफिन तुम्हारा डिस्टरबेंस हो रहा है क्या, बार बार वो लिफ्ट कर जा रही है, उसको लग रहा प्रॉब्लम हो रहा। देखो इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये बुक कब की है, 1844 की बुक है। ठीक है ना, इसको पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इस बुक में इन्होंने बोला था, इस बुक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं सुषमा, ईपीएम, है ना, ईपीएम। ठीक है, बुक अच्छे से याद कर लो। क्या हुआ फिर, तुम्हारा इंटरनेट का डिस्टरबेंस हो रहा है क्या, हाँ बहुत ज्यादा, बार बार कट जा रहा है, बार अच्छा बार अच्छा कट जा ठीक रहा है, है। ठीक ठीक है, अगर कुछ छूटा होगा तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, मैं अभी डाल दूंगी, कल वाला भी आज वाला भी। ठीक है, ईपीएम देखो बुक है इनका, है ना, इकोनॉमिक फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये बुक कब की है, 1844 में। इस बुक में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है किसी चीज से दिल उठ जाना। ठीक है, इसको हिंदी में बोला था अलवा, तो
कैसे, तो मुझे मेरे जान पे नहीं आ रहा, मतलब तुम वो किसी चीज से होता है ना कि उज गया, मुझे उधर जाना नहीं है, मतलब चिड़चिड़ापन होगा, उस चीज की तरफ तुम जाओगे नहीं। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज तुम बहुत कर, मतलब कभी कभी किसी चीज से बहुत ज्यादा मतलब एक इरिटेशन होने लगता है कि नहीं अब मुझे उधर जाना ही नहीं, मतलब दूरी हो जाता है उस चीज से तुम्हारा। ठीक है। मुझे याद है हिंदी में बहुत अच्छा से मैं बोलती हूँ, मेरे माइंड से निकल गया, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। तो लोग उसको बोला जाता है एलियनेशन। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्कर में 4 तरह का एलियनेशन होता है। किस किस चीज का, मतलब वर्कर के अंदर एक चिड़चिड़ापना होता है, वो दूर होने लगता है हर चीज से दूर। एलिनेशन का मतलब दूर होना। ठीक है ना। एक तरह का अपनी ही चीजों से दूर होना। तो वर्कर के अंदर जब वर्कर को इस तरह से कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करते हैं ना, तो वर्कर के अंदर एलिनेशन आ जाता है, एलिनेशन। और ये एलिनेशन कितने तरह का होता है, 4 तरह का। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर, लेबर को अपने प्रोडक्ट से ही एलिनेशन होने लगता है, दूरी होने लगता है। उसको लगता है कि ये चीज तो मैंने ही प्रोडक्ट किया, अब मुझको ही नहीं मिल रहा, तो उससे वो दूर हो जाता है, मतलब उसको लगता है कि एलिनेशन लगता है, अपने आप से दूरी में फील होता है। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर, प्रोसेस ऑफ लेबर से भी वो दूर होने लगता है, एलिनेशन होने लगता है। वर्कर एंड अदर, अपने ही तुम्हारे अपने ही वर्कर्स, मतलब उसके साथ जो कलीग हैं काम करने वाले, या दूसरे भी जो लोग हैं, उससे भी एलिनेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद वन सेल्फ, अपने आप से भी एलिनेशन होने लगता है। पोटेंशियल्स एंड हर स्पेसिस विंग, हर एक चीज से एलिनेशन होने लगता है। ठीक है। स्पेसिस विंग से, अपने कलीग से, अपने पोटेंशियल से, अपने आप से, अपने साथ काम करने वाले फेलो वर्कर से। फेलो वर्कर मतलब क्या, अपने कलीग से, जिसके साथ वो काम करते थे, अपने अपने काम करने के तरीका से, उन्होंने जो काम करके प्रोडक्ट किया है, जिसे प्रोड्यूस किया, उससे, इन चारों चीज से क्या हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है, मतलब दूर होने लगते हैं। ठीक है। चिड़चिड़ापन हो जाता है वर्कर को। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म उसको एक्सप्लॉइट करती है, इसलिए उसके अंदर एलिनेशन आ जाता है। किस किस चीज से, प्रोडक्ट से, प्रोसेस से। फेलो वर्कर, फेलो वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, कलीग, या फिर वन सेल्फ, खुद से, या स्पेसिस बिंग से, स्पेसिस बिंग से। क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, अपने समझ में आ जाएगा। मार्क्स का व्यू क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल जो है ये क्यों हुआ था, देखो। कल मैं पढ़ाई थी ये वाला। ऑप्शन 3। तुम बताओ आफरीन, कल मैं पढ़ाई थी कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या हुआ था, बताओ। ऑप्शन सी। हाँ, हिस्टोरिकल चेंज हुआ था ना, तुम्हारा जो 6 स्टेज था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, है ना। हिस्टोरिकल चेंज हुआ था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सॉरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव, उसके बाद, ओहो मेरा पेन क्यों ऐसे खराब हो रहा, एक सेकंड रुको तो। बोल रहे कि ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म तुम्हारा, उसके बाद फ्यूडलिज्म, सॉरी स्लेव, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव, फ्यूडलिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, उसके बाद इसी कैपिटलिज्म, सॉरी कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म यानी ट्रांजेक्शनल फेज, और उसके बाद तुम्हारा कम्युनिज्म। इस तरह से हिस्टोरिकल चेंज हुआ था, है ना। इस तरह से क्लास स्ट्रगल होगा, हर स्टेज में क्लास स्ट्रगल होगा, और एक नया स्टेज आएगा, फिर क्लास स्ट्रगल होगा, फिर नया स्टेज आएगा, फिर क्लास स्ट्रगल होगा, फिर नया स्टेज आएगा, फिर क्लास स्ट्रगल होगा, फिर नया स्टेज आएगा। कल मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, सुषमा देख लेना वीडियो तुम। और सब मैटर के बेस पे होगा, सबका बेस क्या होगा, सबका बेस होगा तुम्हारा मटेरियल। ठीक है ना। बेस होगा मटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि अकॉर्डिंग टू का एलिनेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी रिजल्ट, किस किस चीज से एलिनेशन होता है, बताओ। ऑप्शन सी। अच्छा आफरीन तुम बताओ, एलिनेशन होगा, किस चीज से एलिनेशन होगा। सेपरेशन ऑफ वर्कर्स। सेपरेशन, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, सी नंबर, हाँ ये सही हो गया। ये बताओ, द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये क्या है, द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, कल मैं पढ़ाई हूँ ये वाला तुमको। द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का मतलब क्या है। ऑप्शन डी। ठीक है, तो हाँ,
ट्रांजेक्शन फेस है ना, ट्रांजेक्शन फेस, ये वाला प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव, फ्यूडलिज्म, उसके बाद कैपिटलिज्म, और जब आया सोशलिज्म तो ये क्या था, ट्रांजेक्शन फेस था। हाँ, और कम्युनिज्म जो है लास्ट फेस है। ठीक है, सरप्लस वैल्यू का मतलब क्या है, देखो मार्क्स का जो थ्योरी सरप्लस वैल्यू, इसके मतलब क्या है, क्या बोली सुषमा, आवाज नहीं आया। ऑप्शन सी। अच्छा आफिन तुम बोलो। ऑप्शन सी, दैट इज बिल्कुल हाँ, बोल रहा है कि लेबर का वैल्यू अलग है, वेज अलग है। वैल्यू जो हो गया प्रॉफिट जो वर्कर क्रिएट कर रहा है, सरप्लस वैल्यू, और वेज हो गया जो उसको मंथली दिया जा रहा है ना, भत्ता जिसको बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, मार्क्स कंसिडर करता है कैपिटलिज्म का क्या होगा, बताओ वो क्या बोलता है कि कैपिटलिज्म का एक दिन क्या हो जाएगा। पॉजिटिव बात तो बोलेगा नहीं, नेगेटिव ही बात बोलेगा। मार्क्स तो कैपिटलिज्म से नफरत करता है, तो वो तो नेगेटिव ही बात बोलेगा। तो नेगेटिव जो वर्ड है उसको चूज करो, इसमें नेगेटिव कौन सा वर्ड है। हम्म, ऑप्शन सी। बिल्कुल क्या बोल रहा पता है, देखो मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है। जैसे ये वाला मैं अभी स्टोरी समझा दे रही हूँ। देखो इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म आएगी, ठीक है ना, यहाँ से चेंज होके आएगा स्लेब, ठीक है, स्लेब आएगा तो स्लेब भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक्सप्लोटेशन होगा तो चेंज होगा, फ्यूडलिज्म आएगा। फ्यूडलिज्म में भी तुम्हारा एक्सप्लोटेशन हो रहा, तो ये भी चेंज होना जरूरी है, कैपिटलिज्म का भी आना जरूरी है। ठीक है, कैपिटल तब तो फ्यूडलिज्म खत्म होगा, तब तो कैपिटलिज्म में क्या किया, फेडरलिज्म को हटाया, जो फेज आया उसको हटाया, है ना। तो कैपिटलिज्म ने फ्यूडलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म आया। लेकिन एक दिन आएगा तो जरूर, हिस्टोरिकल नेसेसरी जरूर आएगा, लेकिन अपने आप को एक दिन बर्बाद कर देगा, है ना। एक दिन अपने आप को क्या करेगा, खत्म करेगा, तब आएगा सोशलिज्म, फिर आएगा कम्युनिज्म। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दी हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। ये मैं समझा दे रही हूँ, कंपैरेटिव मतलब ये तो सुषमा का हुआ होगा, ये तो मैं सुषमा को कराई थी, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो व्हाट इज ए अप्रोच, अप्रोच क्या है पहले समझते हैं। एन अप्रोच इज essentially a way or method of tackling a problem या टास्क। अगर तुम्हें किसी टास्क या प्रॉब्लम को टैकल करना है, ठीक है, समझना है, तो तुम अप्रोच को यूज करती हो। जैसे चलो अभी मैं बता रही हूँ, अभी हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम लोगों दोनों पर्सन का टीचर का एग्जाम को कॉन्सेप्ट, टीचर एग्जाम को क्लियर करना है ना। ये जो एग्जाम होने वाला है उसको क्लियर करना, टीचर का जो एग्जाम होना है उसे क्लियर करना, ये तुम्हारा भी प्रॉब्लम है। तुम इसके लिए क्या करोगी, कुछ अप्रोच यूज करोगी। अब क्या अप्रोच यूज करूंगी, मैं क्या करूं, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो मैं इसके लिए क्या क्या मेथड यूज करूं, क्या वे यूज करूं। चलो मैं क्लास कर लेती हूँ, मैंने क्लास भी कर लिया, मैम जो नोट्स देगी मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है, रिवीजन करूंगी, एमसीक्यू लगाऊंगी। ये सारा मेथड तुम यूज करोगी, किसको टैकल करने के लिए, एग्जाम को टैकल करने के लिए। इसी को अप्रोच बोलता है, किसी भी टास्क या किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो तुम मेथड यूज करती हो ना, उसको अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के in the context of political science, it referred to specific method, criteria used to study and analyze political phenomena। अगर तुम किसी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए, अगर तुम किसी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए, ठीक है, जो मेथड यूज कर रही है ना उसका अप्रोच बोल रहे। चलो पॉलिटिकल फेनोमेना क्या है, जैसे सिटीजनशिप, इसको हमको समझना है, तो इसको समझने के लिए हमको कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी को अप्रोच बोल रहे हैं। बोले लेकिन पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इट इज रेफर टू स्पेसिफिक मेथड, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझेंगे। जैसे जस्टिस को समझना होगा हमको, हमको सिटीजनशिप को समझना है, हमको डेमोक्रेसी को समझना है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल फेनोमेना है। जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, ये सब क्या है, तुम्हारा पॉलिटिकल फेनोमेना। इन सब को समझने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे ना, उसको ही बोलेंगे अप्रोच, ठीक है ना। अब इस अप्रोच में तुम्हारा क्या है, कैसे हम पर्सपेक्टिव, हम इसको कैसे समझेंगे, पर्सपेक्टिव टेक्निक्स जरिए भी समझ सकते हैं,
एम्पिरिकल मेथड को यूज कर सकते हैं, रिसर्च यूज कर सकते हैं, कॉम्परेटिव एनालिसिस यूज कर सकते हैं मेथड को समझने के लिए, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। जैसे कि देखो सिटीजनशिप को समझना है तो हम सिटीजनशिप को कैसे समझेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। इंडिया में कैसा सिटीजनशिप है, सिंगल, जबकि यूएस में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, किया ना कंपेरिजन, समझे कि नहीं, समझे ना। किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने के आपको अप्रोच चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉम्परेटिव अप्रोच यूज करेंगे। चलो अब हमसे देखेंगे यूके में कैसा है, सिंगल है, इंडिया में कैसा है, सिंगल है, और यूएसए में कैसा है, यूएसए में ड्यूअल है, समझे ना। तो इसी को बोला जाता है अप्रोच, ठीक है ना। किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड या क्राइटेरिया यूज करते हैं ना, उसी को अप्रोच बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी टेक्निक्स को यूज कर लेंगे, एम्पिरिकल रिसर्च कर लेंगे, कोई कॉम्परेटिव एनालिसिस कर देंगे, या कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज कर लेंगे, है ना, समझने के लिए। अब देखो ये जो अप्रोच है ना, ये 3 तरह की होती है। हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ना है। सिलेबस में तुमको 2 ही पढ़ना है सिर्फ, एक तो तुमको ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न, ठीक है। बोला अप्रोच कितनी तरह की होती है, तो 3 तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न, एक कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी अप्रोच नहीं पढ़ना है, बट मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है भाई, तो ये तुमको पढ़ना है जो हाईलाइट करवा। ट्रेडिशनल अप्रोच इन ए पॉलिटिकल साइंस एज ए वैल्यू बेस्ड। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है। ये पुराना है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो वैल्यू की बात तो करेगी, है ना। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये नॉर्मेटिव फोकस है, ये सिर्फ नॉर्मेटिव पे फोकस करती है, ठीक है। ये अप्रोच इम्फेसिस करती है नॉर्मेटिव क्वेश्चंस पर, मतलब ये व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट व्हाट ऑट टू बी, ना कि इम्पिरिकल क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज, ये पूछती है क्या, नहीं पूछती है क्या होना चाहिए, ये पूछती है, ठीक है। इससे देखो ये तुम देखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, वैल्यू बेस्ड है, फोकस क्या है, नॉर्मेटिव फोकस है, क्वेश्चंस क्या पूछती है, व्हाट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, है ना। क्या नहीं पूछती, इंपेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे, व्हाट इज नहीं पूछती है, ठीक है ना। और एक चीज ये क्या बोलती है, दिस अप्रोच बिलीव, ये अप्रोच बिलीव करती है कि पॉलिटिकल साइंस में कभी भी, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में हम लोग साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस कांट बी साइंटिफिकली, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का बात क्या क्या है, वैल्यू बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, वैल्यू पे बेस्ड है, एक नंबर। दूसरा फोकस क्या है, नॉर्मेटिव, क्वेश्चन कैसा करती है, व्हाट ऑट टू बी। अच्छे क्या बोलती है कि पॉलिटिकल स्टडी, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कभी भी हम लोग साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो देखो यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, आराम से बन जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है किस पर बेस्ड है, तो वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। एक हो गया, किस पर बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है। फोकस क्या है भाई, इसका फोकस क्या है, फोकस क्या है, नॉर्मेटिव। ये नॉर्मेटिव है भी। ये थ्योरी किस टाइप का है, प्रिस्क्रिप्टिव, पूरा प्रिस्क्राइब करती है। क्वेश्चंस क्या करती है, ये किस चीज पर फोकस करती है, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। उसके बाद ये इसका नेचर क्या है, ये क्वालिटेटिव है, यहाँ पे लिख देना। ये क्वालिटेटिव है, और ये क्या बोलती है कि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग साइंटिफिकली स्टडीज नहीं कर सकते हैं, ये बात बोल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ट्रेडिशनल अप्रोच की कितनी टाइप है, 4 टाइप होती है, एग्जाम में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच की कितनी टाइप है, 4। कौन कौन, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।
ट्रेडिशनल अप्रोच कितनी तरह की होती है? तो 4 होती है। एक होती है फिलोसफिकल अप्रोच, दूसरी है हिस्टोरिकल अप्रोच, तीसरी है लीगल अप्रोच, ठीक है। फोर्थ नंबर है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। हो गया, अच्छा क्लास यहीं तक है। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो सुषमा।